Hello students, welcome to class 9th and we are studying about the electoral politics. In electoral politics हम इलेक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी है, इलेक्शंस की जो प्रोसेस है वो क्या है, किस तरीके से इलेक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये सारा हम आज स्टडी कर रहे हैं। अब इलेक्शंस की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने स्टार्टिंग देख ली कि नॉमिनेशन कैसा होता है कैंडिडेट्स का, वोटर्स कौन होते हैं, ये सारा हम देख चुके हैं। इलेक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, इलेक्शंस की जो कंपेनिंग है वो कैसे की जाती है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो इलेक्शंस की जो प्रोसेस है, उस इलेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्शंस की प्रोसेस में कि लास्ट जो प्रोसेस है वो आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स इसमें आता है। अब इलेक्शंस की प्रोसेस में पोलिंग क्या होता है, देखिए पोलिंग के टाइम पे क्या होता है, जब जिस दिन इलेक्शन का डे आ जाता है, ये सारे प्रिपरेशन हो गई, कंपेनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। जिस दिन इलेक्शन का डे आ जाएगा, यानी जिस दिन इलेक्शन होने वाले हैं, जिस दिन डिसाइड होगा कि किसको हमें वोट देना है, किसको नहीं देना है, वो सारा हम डिसाइड करते हैं, तो वो होता है पोलिंग डे। तो पोलिंग डे पे एक जगह जो है वो डिसाइड कर दी जाती है कि आपको किस जगह पे आपको वोट जो देने जाना है। आपके पास सिंबल्स सबके होते ही हैं, तो जिस जगह पे आपको वोट देने जाना है उसे कहते हैं हम पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक कहते हैं कि सारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो होती है। पोलिंग बूथ में जैसे ही हम एंटर करते हैं, पहले जो वोटर होता है वो अंदर जाता है, तो उसको सबसे पहले वो जो अपनी वोटर लिस्ट होती है उसमें अपना नेम चेक करता है कि उसका नेम कौन सा है। फिर उसका नेम चेक करके उसे नंबर बता दिया जाता है कि ये आपका नंबर है। देन वो अदर जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा होता है वहाँ जाता है, उस ऑफिसर के पास जाता है, तो वो उसके जो फिंगर होता है उस पर मार्क लगा दिया जाता है। और वो जो मार्क होती है, जो मार्क लगाया जाता है इंक का, वो इंक जो होती है वो मिटती नहीं है बहुत जल्दी से। तो उस इंक की वजह से क्या होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि इस पर्सन ने पहले वोट दे दिया है। अब जब वो पहले वोट दे चुका है तो उसके अकॉर्डिंग उसे दोबारा, मतलब उसकी पहचान हो जाती है कि कोई भी जो है वो दोबारा वोट डालने ना आ पाए। तो एक पर्सन जो है वो फिंगर लगाता है और एक पर्सन जो है वो क्या कर देता है, वहाँ से जो वोटिंग मशीन है आपकी उसको रेडी कर देता है। जब वोटिंग मशीन वोट डालने के लिए रेडी हो जाती है, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो आजकल हर जगह पे यूज़ हो रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जब यूज़ होता है ईवीएम का, जब उसे रेडी कर दिया जाता है ईवीएम को रेडी करने के बाद वहाँ पर क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग से ही ईवीएम को रेडी करने के बाद स्टार्टिंग से ही देखा जाता है कि रेडी हो गई है। जब जो पर्सन है यानी जो वोटर है वो वोट डालने जाता है, तो वो सारे के सारे वहाँ पर सिंबल्स और जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनके नेम और सिंबल, और उनके आगे एक लाइट होती है और एक बटन होता है। उनके आगे जो लाइट और बटन होता है, तो आपको जो भी कैंडिडेट को आप चुनना चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को आप चुनना चाहते हैं, उस कैंडिडेट के नेम के आगे जो भी बटन हो आपको उसको प्रेस करना होता है। और जैसे ही आपने उसे प्रेस किया तो वहाँ पर एक लाइट जलती है और उसके अंदर से बीप की साउंड आती है। और वो बीप की साउंड आते ही क्या मतलब होता है उसका कि आपका वोट हो चुका है, आपका वोट कंप्लीट हो गया है और आपका वोट रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद अदर पर्सन को इसी तरीके से वोट डालने के लिए बुला लिया जाता है। अर्लियर द वोटर्स यूज्ड टू इंडिकेट दे वांटेड टू वोट बाय पुटिंग अ स्टैम्प। पहले जो सिस्टम होता था, देखिए पहले, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो सिस्टम है वो आ गया है, लेकिन इससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं थी तो क्या किया जाता था कि स्टैम्प्स लगाए जाते थे, यानी कि जिस भी पार्टी को या जिस भी कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं या जिस भी कैंडिडेट को आप विन कराना चाहते हैं इलेक्शन, उनके स्टैम्प रखे होते थे। और एक स्टैम्प जो है एक पेपर पे लगाया जाता था, और जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं उसका स्टैम्प लगा हुआ पेपर आप लेकर के और उसको फोल्ड करके एक बैलेट बॉक्स होता था, उस बैलेट बॉक्स में आप उसको डाल देते थे। फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है। पोलिंग के बाद ये तो हो गया पोलिंग में भी बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जाता है वोटर्स को। बहुत जगह पर क्या होता है कि पैसे वगैरह देकर इलीगल एक्शंस के थ्रू जो वोटर्स हैं उन्हें मिसलीड किया जाता है, उनको वहाँ पर भी लालच वगैरह दे करके, और वोटर्स में बहुत ज़्यादा इस तरीके से किया जाता है कि
वहाँ पर धमका करके यानी थ्रेटन कर करके और बहुत सारे लोगों को वहाँ से भेज दिया जाता है और उनके वोट्स जो है जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू खुद ही डाल दिए जाते हैं। तो ये होती है इलीगल एक्टिविटीज़, लेकिन इसके लिए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ और बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो होती हैं, और इन फैसिलिटीज़ के थ्रू के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है। और अगर वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है अगर, तो इलीगल एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पर कई बार इलेक्शंस जहाँ पर भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उनके इलेक्शंस कैंसिल भी हो जाते हैं। और जब उनके इलेक्शंस कैंसिल हो जाते हैं तो दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से जो हमारे कंट्री है उसके अंदर बिल्कुल लाइव होती है। तो ये हो गया हमारा पोलिंग ऑफ वोट्स। अब आता है काउंटिंग ऑफ वोट्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू काउंटिंग होती है वोट्स की। वोट्स जितने भी दिए हैं, हर कैंडिडेट को जितने जितने वोट्स मिले हैं, हर पार्टी को जितने जितने वोट्स मिले हैं, उन सब की काउंटिंग की जाती है। यानी हर बूथ के वोटिंग्स की, हर बूथ के वोट्स की काउंटिंग होती है। और जैसे जैसे काउंटिंग होती है तो जिस भी पार्टी के वोट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही पार्टी रूलिंग पार्टी में आ जाती है। और जब वो पार्टी रूलिंग पार्टी में आती है, जिसके ज़्यादा वोट्स होंगे ऑब्वियसली वो रूलिंग पार्टी में आ जाती है। और उनका जो कैंडिडेट होता है जिसे उन्होंने पीएम या फिर सीएम बनाने का पहले से ही जो चेहरा डिसाइड है उसको पीएम या जो सीएम है, अगर स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के तो चीफ मिनिस्टर के लिए होगा, और अगर लोकसभा की इलेक्शंस हैं तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्शंस की पूरी प्रोसेस है वो आपने देख ली है। इलेक्शंस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, किस तरीके से वोटर्स जो हैं वो चुनते हैं अपने लीडर्स को, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक फिक्स डेट को ये रिजल्ट आ जाता है और सेम डे ही टेलीविज़न चैनल्स इन सभी पर, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में, सारी जगह पर ये सारी चीज़ें अनाउंस हो जाती हैं कि किस पार्टी का वोटिंग जो है वो कितना आ रहा है। क्योंकि उस समय जितने भी पोल्स होते हैं उनके अनुमान, उनकी प्रेडिक्शंस लगना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होकर के जो विनिंग पार्टी है वो डिसाइड हो जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस जो है इंडिया में वो कैसे होते हैं डेमोक्रेटिक, यानी इलेक्शंस इंडिया में जो हो रहे हैं क्या हम उन्हें डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? बिल्कुल हम उन्हें डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं हम उन्हें डेमोक्रेटिक? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी हमने जो देखा वो सारी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ से हमारे जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो वोटर्स की जो भी कंडीशंस हैं वो हों, सभी कैसे हो रही हैं? डेमोक्रेटिकली डिसाइड हो रही हैं। और कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो कि इलीगल ऑफेंस के थ्रू परफॉर्म हो रही हो। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स, देखिए काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि कई बार क्या होता है कि फॉल्स नेम यानी झूठे नामों को इंक्लूड कर दिया जाता है और उन झूठे नेम्स के अकॉर्डिंग वोट्स वगैरह दे दिए जाते हैं। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ किया जाता है। काफ़ी जगह ऐसा कुछ भी देखने के लिए मिला है, मिसयूज़ कर दिया जाता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का। रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी, यानी जो गवर्नमेंट है उस समय की, वो अपने जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका मिसयूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाती है, इन सभी का यूज़ करती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो पैसा है उसको खर्च करती हैं। लिमिटेड इंटीमेशन ऑफ वोटर्स, वोटर्स को खरीदने की, यानी वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है। रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, और पोलिंग डे पर भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है हमारी, यहाँ पर अगर उनकी कंप्लेंट कर दी जाती है तो तुरंत जो है उसके लिए एक्शन लिया जाता है। तो ये है कि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही कहलाएगी और जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक ही रहेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कमीशन। हमारे यहाँ पर मेन जो
यहाँ पर इलेक्शंस को जो संभालने वाला है कमीशन, उसका नेम है इलेक्शन कमीशन। मैं पहले भी इसके बारे में आपको एक बार डिटेल दे चुकी हूँ कि इलेक्शन कमीशन क्या है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इलेक्शंस को पूरे तरीके से इंडिपेंडेंटली मूव आउट करवाता है, इंडिपेंडेंटली उनको परफॉर्म करवाता है। और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है, पूरी हेडेक जो ये खुद लेता है, जो भी इनके बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी अगर उन इलेक्शंस के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आपको इलेक्शन कमीशन से ही मिल पाएगी। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन हर टाइप की एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कभी भी किसी के भी दबाव में आकर वर्क नहीं कर सकती और ना ही किसी के फोर्स में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी पार्टी के फोर्स में, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, उनके फोर्स में आकर काम नहीं करता। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। द चीफ इलेक्शन कमीशन यानी CEC, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, उसको भी अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसे अपॉइंट करते हैं, चुनाव आयुक्त जिन्हें हम कहते हैं। इट नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। और इलेक्शन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कभी भी, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्हें कभी भी किसी को भी आंसर नहीं देना होता, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो एक हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने का, कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होते हैं, इसका एक प्रूफ ये भी है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो हेड है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो हेड हैं इनके, उनको कभी भी किसी को भी आंसर नहीं देना। तो अगर जब उन्हें किसी को आंसर नहीं देना, वो तो किसी के भी वो प्रेशर में आकर काम नहीं करेंगे। और अगर वो किसी के भी प्रेशर में आकर काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो इलीगल ऑफेंस में भी नहीं होंगे और ना ही किसी के दबाव में वो आएंगे, क्योंकि उन्हें किसी को आंसर नहीं करना। यानी कि अगर रूलिंग पार्टी जो है, गवर्नमेंट जिसकी चल रही है, रूलिंग पार्टी भी अगर उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहे तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाब से, यानी रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलाने के लिए मजबूर कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है, और अगर वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है तो किसी के लिए भी प्रेशर में नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसीजन लेते हैं हर एक्सपेक्ट में, यानी कैसा कंडक्ट होगा, कौन कौन से नियम बनाए जाएंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, कौन कौन से रेगुलेशंस होंगे, किस बेसिस पर जो इलेक्शंस हैं उनको लड़ा जाएगा, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, सबके जो असेट्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उन सभी का जो ब्यौरा है वो सारा चीफ इलेक्शन कमीशन के पास होता है। इलेक्शंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी स्टार्टिंग से लेकर कैंडिडेट के नॉमिनेशन से लेकर के और एंडिंग ऑफ द इलेक्शन, यानी कि रूलिंग पार्टी बनने तक जो कंप्लीट जो डिटेल्स हैं, यानी सारा जो प्रोसीजर है वो सारा कौन परफॉर्म करता है? इलेक्शन कमिश्नर परफॉर्म करता है। और इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही इनसे परफॉर्मेंस किया जाता है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी ये डिसाइड कर देता है कि आपको किस तरीके से इलेक्शन के अंदर बिहेव करना है, यानी कि किस पार्टी को कितनी लिमिट्स में रहना है। यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो अपने लिमिट्स से बाहर चली जाती हैं कई बार, और जो स्पीचेस हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बोलना, और बहुत कई बार रिलीजन के ऊपर भी, रिलीजन के बेस पर भी वोट वगैरह मांगना, इन सब चीज़ों का यूज़ करती है। इलीगल ऑफेंस ही है ये भी, जाति धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है या कोई भी इसको नहीं मानता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? बिल्कुल उसके लिए बहुत ज़्यादा जो कुछ ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए जो पनिशमेंट है वो सब डिसाइड की हुई है। और उस पार्टी को अगर ज़्यादा अगर वो है लिमिट्स क्रॉस की जाती हैं तो उस पार्टी को इलेक्शन से या उस कैंडिडेट को इलेक्शन से हटा भी दिया जाता है, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उन्हें बैन भी कर दिया जाता है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड ईडी कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन। और इलेक्शन कमीशन के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कुछ ऑर्डर्स भी दे सकता है, रूलिंग पार्टी को भी ऑर्डर दे सकता है कि रूलिंग पार्टी जो है वो इस तरीके के ऑफेंसेस जो हैं उनको परफॉर्म नहीं करेगी। यानी कि उस समय इलेक्शंस के टाइम में सबसे पावरफुल जो होगा वो कौन होगा? इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमीशन होगा। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इट कैन ऑर्डर टू गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांसेस। गवर्नमेंट की पावर उसके चांसेस को एनहेंस कर सकती है।
कोड ऑफ कंडक्ट ये डिसाइड करता है, कंप्लीट कंट्रोल करता है। जब भी इलेक्शन ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की ऑफिस वर्क की, वो सारा जो कंट्रोल होता है इलेक्शन कमीशन का ही होता है। जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ पर काम करते हैं, उस पर कंट्रोल होता है सब कंप्लीट इलेक्शन कमीशन का। लास्ट 15 ईयर्स में इलेक्शन कमीशन जो है उसने बहुत ज़्यादा पावर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। रूलिंग पार्टी जो है वो कई बार इलेक्शन कमीशन जो करता है उसको बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं, बट दे हैव टू ऑबे। लेकिन उन्हें फिर भी, क्योंकि जैसे हमारा रूल है इलेक्शन कमीशन को हमें फॉलो करना है, तो उन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो किसी के प्रेशर में भी नहीं आएगी, तो जो वो बोलेगा उसे करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट या जो फाइन्स हैं वो भी देने पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले इतना पावरफुल नहीं था जितना कि अब है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि जो पीपल ऑफ द कंट्री है उनका पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है वो कैसे होंगी, किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, कौन सी पार्टी सबसे अच्छी रही है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे इन नेक्स्ट वीडियो। तो ये हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शंस की जो प्रोसेस है हमारी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसको रीडिंग कर लीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।